नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। जनादेश यानी देश में हो रहे लोकसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। देश भर में चुनावी सरगर्मी रफ्तार पकड़ चुकी है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। आपको बताएंगे क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत क्या है और मौजूदा समीकरण किस ओर इशारा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम जनादेश की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में किया चुनाव प्रचार। सहारनपुर में भ्रष्टाचार और परिवार को लेकर इंडी गठबंधन पर बोला जोरदार हमला। अजमेर में प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कर रही है रैली। पीएम मोदी ने गाजियाबाद में भी किया रोड शो। भाजपा ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में प्रचार की संभाली कमान। स्मृति ईरानी ने उत्तरी चेन्नई से पार्टी के उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। धारवाड़ से भाजपा उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने किया प्रचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जयपुर में कांग्रेस पार्टी की न्याय पत्र महासभा में हुए शामिल। सोनिया गांधी ने कहा, आज चारों तरफ अन्याय का अंधकार बढ़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने की है लड़ाई। और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने घोषणा पत्र किया जारी। मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की गारंटी से लेकर सीएए, अग्निपथ जैसी योजनाओं को खत्म करने का किया वादा। डी राजा ने कहा, देश के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक ताने बाने को बचाना हमारा उद्देश्य। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर शोरों पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और राजस्थान के अजमेर में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विकास को गति देने का काम बीजेपी ने किया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश और राजस्थान की चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस और इंडी गठबंधन लगातार प्रधानमंत्री के निशाने पर रहा। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर इंडी गठबंधन पर जोरदार हमले किए। 4 जून को 400 पार का विश्वास जताते हुए पीएम ने कहा कि देश के कोने कोने से फिर एक बार मोदी सरकार की आवाज आ रही है। यूपी के सहारनपुर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों को घेरा। पीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी को हर घंटे उम्मीदवार बदलने पड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस को तो उम्मीदवार मिल ही नहीं रहे हैं। पीएम ने अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित न होने पर भी कटाक्ष किया। जिन सीटों को कांग्रेस अपना गढ़ मानती थी, वहां भी उसे उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने तो देखा कुछ जगह पे जिसको उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिया, टिकट दे दिया, उसने दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया। यहां उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री जमकर बरसे। इस घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग वाली सोच से प्रेरित बताते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश की आशा आकांक्षाओं से पूरी तरह कटी हुई है। पीएम ने सहारनपुर और अजमेर दोनों जगह कांग्रेस को इस मुद्दे पर खूब घेरा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को
कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और ना ही नीतियां बची है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है। सरकार की जनकल्याण योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सब तक पहुंचाने का जिक्र करते हुए पीएम ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण को सच्चा सेक्युलरिज्म और सामाजिक न्याय बताया। पीएम ने 3 तलाक कानून और नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का भी विस्तार से उल्लेख किया। अनुज यादव और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। इसके साथ ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का विरोध करने पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जमकर घेरा। अजमेर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभु श्री राम के बिना देश की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब आप देखिए, राम मंदिर बना, आप लोग खुश है कि नहीं है? राम मंदिर बना, आप लोग खुश है कि नहीं है? आपके मन को शांति मिली कि नहीं मिली? अब मुझे बताइए, चलो भाई राम मंदिर बन गया, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा में जाने का विरोध करना यह शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में आ गया तो उसको कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया। क्या इस देश में ऐसा हो सकता है भाई? प्रभु राम के बिना आप देश की कल्पना कर सकते हो? हमारे यहां तो सुबह शाम मिलते हैं तो राम राम सा करके शुरू करते हैं भाई, और अंतिम विदाई में भी राम बोलो राम से ही जाते हैं जी। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे, और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी भव्य रोड शो किया। पीएम की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर भारी जनसैलाब इस दौरान देखा गया। लोगों ने पीएम पर फूलों की बारिश की और उनका अभिनंदन किया। लोगों ने जय श्री राम, भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। पीएम के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो लगातार चुनाव प्रचार जो है वो तेज हो रहा है, और ऐसे में जो सियासी सरगर्मी है वो किस तरीके से बढ़ रही है, इस पर और चर्चा के लिए हमारे साथ मदन मोहन जायरा जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक संपादक हैं हिंदुस्तान से। बहुत बहुत स्वागत आपका मदन मोहन जी। मदन जी, किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार जो चुनाव प्रचार है वो हम देख पा रहे हैं, हर एक दल जो है पूरी ताकत उसमें झोंक रहा है। आज प्रधानमंत्री पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में थे, फिर राजस्थान के अजमेर पहुंचे और शाम होते होते उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उन्होंने एक रोड शो किया। और इस दौरान अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया उसको न सिर्फ झूठ का पुलिंदा प्रधानमंत्री ने करार दिया, बल्कि बताया कि कैसे उसमें से अगर देखा जाए आज़ादी के समय जिस तरह से मुस्लिम लीग की एक सोच रही थी, ऐसी ही सोच जो है वो अब नजर आती है कांग्रेस की। बिल्कुल, हमें ये बात समझनी होगी कि जो स्थिति आज से 70 साल पहले थी, अब स्थितियां बदल चुकी हैं, विकास काफी हो चुका है, देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो अब जैसे बहुत सारी चीजें उसमें अल्पसंख्यकों के लिए कही गई हैं कि किस तरह से हम डेवलपमेंट करेंगे, क्या उनके अधिकारों की रक्षा होगी। इससे 2 बातें सामने आती हैं। एक तो ऐसा लगता है कि बीजेपी की ज्यादा नाराजगी भी हो, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि क्या ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब भी अभी जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो उनके अधिकार मिले हैं संविधान में उनका पालन नहीं हो रहा है। अगर
हो रहा है, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि जो अधिकार जिसको संविधान में मिले हैं उसका भली भांति पालन हो रहा है और पहले से होता रहा है, अभी भी हो रहा है। तो अगर कोई ये कहता है कि हम उसको बेहतर तरीके से देंगे, उसको उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे, तो ये मैसेज हो जाता है कि कहीं एक सवाल उठाया जा रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज जो पीएम ने कांग्रेस पे एक जबरदस्त हमला बोला इस बात को लेके कि उनकी सोच जो मुस्लिम लीग की थी आजादी के समय, उस वक्त की सोच अभी भी कायम है। तो शायद उसकी वजह यही है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब भी हमें किसी को भी बात करनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को बात करनी चाहिए, उसे सबके विकास की बात करनी चाहिए। सबके विकास में बहुसंख्यक भी शामिल है और अल्पसंख्यक भी शामिल है। अगर विकास होगा, कहीं सड़क बनेगी, तो सड़क पर हर कोई चल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुसंख्यक के लिए या माइनॉरिटी के लिए नहीं है। अगर कोई स्कॉलरशिप की स्कीम होगी तो वो सभी के लिए होगी। इसी प्रकार अगर कहीं कोई गरीब कल्याण योजना अगर चलाई गई है, तो ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यक को उसका फायदा मिल रहा है, अल्पसंख्यक को नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को इस बात पे जोर देना चाहिए कि हमें सबका विकास करेंगे, हमें देश का विकास करेंगे। तो बेहतर स्थिति होगी हम कहें कि देश का विकास होगा, तो उसमें बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, जितने भी धर्म या जाति के लोग सबका विकास होगा। जी मदन जी, यानी जो राष्ट्र हित की भावना है वो झलकनी चाहिए कम से कम घोषणा पत्र में। और क्योंकि जो जनता है, जनता जनार्दन कही जाती है, जनता सब जानती है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने जिक्र भी किया कि ना जाने कब तक काट की हांडी जो है वो चढ़ती हुई हमें नजर आएगी। निश्चित रूप से, क्योंकि जो एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, तो वो एक भ्रम पैदा करता है, एक ऐसी सिचुएशन को पैदा करता है कि आप किसी खास तुष्टिकरण की नीति के लिए ऐसी घोषणा पत्र में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौका कांग्रेस ने बीजेपी को दे दिया हमलावर होने का, या जैसे भी पहले भी बातें आई है। एक खुद कांग्रेस की जो अपनी इंटरनल रिपोर्टर रही हैं, उसमें एक बार एंटनी समिति की रिपोर्ट आई थी, तो उसने कहा कि हम पर सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी होने का आरोप लगता है। तो ये कांग्रेस की इंटरनल रिपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कहीं ये भी लगता है कि कांग्रेस एक अपनी पुरानी गलतियों से सबक भी नहीं सीख रही है, और वो अभी जो उसके सामने चैलेंज हैं, किस प्रकार के चैलेंज हैं, किस प्रकार के लोगों की इसमें विचार हैं, उस भावनाओं के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पा रही। जी बिल्कुल। और खासतौर से क्योंकि जब बीजेपी की जो चुनाव प्रचार अभियान को हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, सहारनपुर में प्रधानमंत्री सुबह के समय मौजूद थे, वहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। शाम होते होते दोबारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ध्यान ये भी है कि कहीं से भी कोई भी कसर ना छूट जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम जैसे लगातार बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक बनाने की तैयारी में है और लगातार भारी बहुमत से मुझे लगता है कि तीसरी बार जीतने की तैयारी कर रही है, तो ये सिर्फ इसके लिए बहुत स्तरों पे काम हो रहा है। एक तो सरकार का जो 10 साल का काम है वो तो है ही है, इसके अलावा जो जमीनी स्तर पर एक तैयारियां होती है कि हर कार्यकर्ता तक पहुंचना है, अपनी बात कि अगले 5 साल की हमारी क्या तैयारी है, उस बात को हर कार्यकर्ता तक पहुंचाना है। साथ ही जो एक विरोधी पक्ष भी गुमराह करते रहता है पब्लिक को, तो उसको एक आगाह करना है कि भाई कैसे आप को देश के विकास के लिए या आपको पिछले 10 साल के कामकाज को आधार बना के हमें वोट करना है। तो ये बात भी एक मतदाता तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। इसीलिए जिस प्रकार से बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, वो दिन रात एक किए हुए, खुद प्रधानमंत्री एक दिन में 3 या उससे अधिक सभाएं कर रहे हैं। आज का ही ले लीजिए, पहले वो सहारनपुर गए, फिर उसके बाद राजस्थान में सभा हुई, इसके बाद फिर गाजियाबाद में आए। तो हो सकता है अभी भी कोई कार्यक्रम हो रहा हो। तो मुझे लगता है कि जो युद्ध स्तर पर प्रयास हो रहा है, तो ये एक हर मतदाता तक अपना संदेश कम्युनिकेट करने की है कि अगले 5 साल का हमारा एजेंडा क्या है। जी बिल्कुल, ये प्रयास जो है राष्ट्र हित का है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से भी हमने देखा था जयपुर में महासभा का आयोजन किया गया, इस पर भी अपने दर्शकों को जानकारी देंगे। फिलहाल मदन जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा हमने आपको बताया कि हर एक दल जो है वो चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, और खासतौर से प्रधानमंत्री के साथ साथ जो दूसरे दल हैं, यानी अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करते हैं, वो सभी दल अपना प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस या जो उसके साथ साथ महागठबंधन के दल हैं वो भी इस प्रचार में लगे हुए हैं। किस तरीके से ये तमाम जो दल हैं सियासी पारे को बढ़ा रहे हैं, इस पर आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनादेश 2024। जी हां, लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए, सभी प्रयास में हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। साथ ही बीजेपी के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल 24 की चुनौती के लिए कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में प्रचार की कमान संभाली। राजनाथ सिंह ने संगरौली और सीधी में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव की तरह ही जनता भाजपा की झोली फिर से भर देगी। वहीं भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने ओथावदाई स्ट्रीट पर उत्तरी चेन्नई से पार्टी के उम्मीदवार आरसी पॉल कनगराज के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन दिल्ली में एक दूसरे को गले लगा रहा है, लेकिन केरल में आपस में लड़ रहा है। इसके अलावा धारवाड़ लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार प्रहलाद जोशी ने हुबली में प्रचार किया और कहा कि मोदी सरकार ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। कांग्रेस के लोग, दूसरे विरोधी पार्टियों के लोग यह लोगों के बीच एक गफलत पैदा करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है। I saw that in Wayanad the India Alliance is fighting, but when the India Alliance meets in Delhi, they are hugging each other. जो अभी तक इस 10 वर्ष में जो बदलाव हुआ है, एक करप्ट फ्री गवर्नमेंट, बिना करप्शन अगर भारत में 10 साल तक सरकार चला है तो वो मोदी जी के कालखंड का ही है। इसके अलावा विभिन्न राज्यों के भाजपा शासित मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसी जाति, मजहब को नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, महिलाओं को केंद्र में रखकर काम कर रही है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को तुष्टीकरण का घोषणा पत्र करार दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी प्रचार के दौरान कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। जब सरकार किसी जाति, मत और मजहब को नहीं बल्कि गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को केंद्र में रख करके कार्य करती है, तब जातिवाद छूट जाता है, तब संप्रदायवाद छूट जाता है, तब तुष्टीकरण की नीति तिरोहित हो जाती है, तब एक ही मंत्र गूंजता है, वह मंत्र है सबका साथ और सबके विकास का। आज ये मंत्र दुनिया के अंदर गूंज रहा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र है, यह तुष्टीकरण का घोषणा पत्र है। लोग कोई नहीं चाहता है कि ट्रिपल तलाक फिर आए, कोई नहीं चाहता है कि बाल विवाह दोबारा हो। और कितना दुर्भाग्य की बात है, भाजपा अपने प्रत्याशी महीनों पहले डिक्लेयर कर चुके हैं। कांग्रेस के 3 प्रत्याशी आखिरी तारीख के बाद तक उनको अब जाकर लड़ाई से फुर्सत मिली है। तो जो चुनाव में लड़कर जीतने की बात करते पहले प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे, आपस में इतने झगड़े हैं। भाजपा समेत एनडीए के विभिन्न दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन में चुनाव प्रचार किया। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवल में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग और अन्य स्थानों पर पार्टी के उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट मांगे। उधर पुडुचेरी के गृह मंत्री नम सीएवम ने भी एनडीए उम्मीदवार नम सीएवम के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो चुनाव प्रचार अभियान में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और महागठबंधन के दल भी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। कांग्रेस ने जयपुर में जहां महासभा कर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की, तो वहीं आप और आरजेडी नेता भी वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव में तमाम दल अपने दमखम से जुटे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है।
कांग्रेस की तरफ से भी राजस्थान में आला नेता सड़क पर नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी जयपुर में कांग्रेस पार्टी की न्याय पत्र महासभा में शामिल हुए। इस दौरान सोनिया गांधी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज चारों तरफ अन्याय का अंधकार बढ़ा है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और न्याय की रोशनी खोजेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज सबसे बड़ी लड़ाई लोकतंत्र और देश के संविधान को बचाने की है। जब तक संविधान सुरक्षित नहीं होगा, किसी को भी कुछ मिलने वाला नहीं है। ये जो लड़ाई है डेमोक्रेसी को बचाना और लोकतंत्र को बचाना और उसी तरह देश के संविधान को बचाना। चारों ओर अन्याय का अंधकार बढ़ा है। हम सभी का संकल्प होना चाहिए कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, न्याय की रोशनी खोजेंगे। वहीं दूसरी तरफ अन्य दलों ने भी चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्री चमकौर साहिब और लुधियाना में पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी पटना में प्रचार किया। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद पर पीएम मोदी के आरोप पर कहा कि एनडीए के कई दलों में आपको परिवारवादी चेहरे दिख जाएंगे। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਜੋ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ पहुंच गए पिंडों तक, दिने बिजली आ रही है। जमुई जब प्रधानमंत्री जी गए तो एक बार भी परिवारवाद के बारे में उन्होंने जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि खुद के उनके हर जगह बिहार में प्रत्याशी जो है किसी न किसी घराने से राजनीतिक परिवार के लोग हैं। सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर चुनाव प्रचार करने में लगी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथला ने आगामी चुनावों से पहले महाराष्ट्र नागपुर में कांग्रेस उम्मीदवार विकास ठाकरे के समर्थन में रोड शो किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने हरिद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में रोड शो किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। वहीं कांग्रेस के कश्मीर पर दिए बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि यह शर्मनाक है कि कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कश्मीर से क्या वास्ता है। मैं कांग्रेस पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और देश के प्रत्येक राज्य और नागरिक का जम्मू कश्मीर पर अधिकार है, जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का शेष भारत पर अधिकार है। कांग्रेस को यह नहीं पता कि कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए राजस्थान के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन यह सिर्फ कांग्रेस नेताओं की गलती नहीं है। भारत के विचार को ना समझ पाने के लिए अधिकतर कांग्रेस पार्टी की इटालियन संस्कृति ही दोषी है। ऐसे बयानों से हर उस देशभक्त नागरिक को ठेस पहुंचती है जो देश की एकता और अखंडता की परवाह करता है। जनता कांग्रेस को जरूर जवाब देगी। कांग्रेस की जानकारी के लिए यह अनुच्छेद 371 नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 था, जिसे मोदी सरकार ने निरस्त कर दिया था। हालांकि कांग्रेस से ऐसी भयानक गलतियां करने की अपेक्षा ही की जाती है। इनके द्वारा की गई ऐसी भूलों ने दशकों से हमारे देश को परेशान किया है। तो ये अमित शाह ने अपने, अगर हम बात करते हैं एक्स की, उस पर ये लिखा था इस जवाब में। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां अलग अलग जो दल हैं अपने पार्टी के घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई ने भी शनिवार को अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की गारंटी से लेकर ओपीएस को बहाल करने और सीएए अग्निपथ जैसी केंद्र की योजना को खत्म करने का वादा जनता से किया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। सूची में गोवा, मध्य प्रदेश और दादर की 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर सीट से प्रवीण पाठक और मुरैना से सत्यपाल सिंह सीकरवार को टिकट दिया गया है। वहीं
खांडवा सीट से कांग्रेस से नरेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया है। इस सूची में दक्षिण गोवा से मौजूदा कांग्रेस सांसद फ्रांसिस्को सरदिन्हा का टिकट कट गया है। उनकी जगह कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस को टिकट दिया गया है। वहीं नॉर्थ गोवा से रमाकांत खलप को उम्मीदवार बनाया गया है। दादर एवं नगर हवेली से कांग्रेस ने अजीत रामजी भाई को मैदान में उतारा है। और जाते जाते आइए आपको छोड़ जाते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। फिलहाल आज जनादेश में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे चुनावी खबरों के साथ। नमस्कार। अठारहवीं लोकसभा के चुनावों की तैयारी पूरे देश भर में जोरों पर है। 18वीं लोकसभा के लिए देश में 7 चरणों में मतदान होना है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो देश के चुनावी इतिहास का यह दूसरा सबसे लंबा चुनाव होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में 44 दिन की अवधि तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। वहीं 1951 से 52 के दौरान चुनाव की प्रक्रिया में कुल 120 दिन लगे थे। अगर सबसे कम समय की बात की जाए तो 1980 में लोकसभा चुनाव महज 4 दिन में संपन्न हो गए थे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।